बेटा जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। इसके एविडेंस में हमने कुछ एक्सपेरिमेंट देखे थे, है ना। मैकार्टी का एक्सपेरिमेंट देखा था हमने लास्ट टाइम में, मैक्लियार्ड का एक्सपेरिमेंट देखा था, ठीक है। अब इसके बाद भी सभी लोग, उस टाइम के सभी बायोलॉजिस्ट जो है कन्विंस नहीं हुए। तो हर्शे एंड चेज ने एक्सपेरिमेंट कुछ किया इन 1952 में, समझ गए। तो इन 1952 Hershey and Chase एक्सपेरिमेंट आज हम लोग पढ़ेंगे और प्रूफ करेंगे कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। ठीक बात है। इनका जो एक्सपेरिमेंट था बेटा वो ट्रांसडक्शन पे बेसिस था, है ना। Hershey and Chase in 1952 proved that DNA is a genetic material with the help of ट्रांसडक्शन। बेटा ट्रांसडक्शन क्या है बेटा, क्या है? वायरल डीएनए enters within बैक्टीरिया, मतलब प्रोकैरियोट्स में बेटा जब डीएनए इंटर करता है बेटा बैक्टीरियोफेज का एक्चुअल में, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन, ठीक है, ट्रांसडक्शन। ये जो एक्सपेरिमेंट था बेटा, इसका जो प्रिंसिपल था वो था बेटा दो। क्या क्या था कि अमीनो एसिड्स में बेटा जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं, क्या उसमें फास्फोरस पाई जाती है या नहीं, आपको पता है, आप सब लोगों को पता है बेटा। अमीनो एसिड्स में फास्फोरस होगी, पॉसिबिलिटी है या बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है? अमीनो एसिड में फास्फोरस हो सकता है या नहीं हो सकता है, लिखना। नहीं आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है सर। लक्ष्य शर्मा ने लिखा है पॉसिबिलिटी है कि फास्फोरस हो सकता है, हो सकता है। गौतम कुमार ने लिखा है अमीनो एसिड में पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है बेटा, है ना। अमीनो एसिड में फास्फोरस हो सकता है। और डीएनए में तो होगा ही होगा बेटा। अमीनो एसिड में भी फास्फोरस नहीं हो सकती है। ऐसा कोई भी अमीनो एसिड आपने नहीं पढ़ा है जिसमें कि फास्फोरस होता है। कोई भी एक भी अमीनो एसिड आप नहीं बता सकते जिसमें कि फास्फोरस होता है ना। मतलब इसका यही प्रिंसिपल है बेटा कि अमीनो एसिड्स never have phosphoric acid या फास्फोरस, है ना। फास्फोरिक एसिड नहीं बल्कि फास्फोरस नहीं पाया जाता, पी नहीं पाया जाता अमीनो एसिड में। किसी भी अमीनो एसिड में बेटा फास्फोरस नहीं होती, ठीक है। और डीएनए में फास्फोरस होती है ना। डीएनए नेवर हैड सल्फर
बेटा डीएनए में सल्फर नहीं होती, डीएनए में सल्फर नहीं होती, किसी कीमत पे नहीं पाई जाएगी सल्फर, समझ रहे हो, डीएनए में सल्फर नहीं पाई जाती और आरएनए में बेटा सॉरी अमीनो एसिड में फास्फोरस नहीं पाई जाती। यही इनके एक्सपेरिमेंट का प्रिंसिपल था, ठीक है। अब रेडियो एक्टिव आइसोटोप, रेडियो एक्टिव आइसोटोप, फास्फोरस और सल्फर जो इन्होंने यूज किया बेटा वो रेडियो एक्टिव था और उसका आइसोटोप था, नॉर्मल नहीं था, है ना, जो रेडियो एक्टिविटी शो करता है। दो P32, P32 ये नॉर्मल फास्फोरस नहीं है ना, जानते हो आप लोग। और S35 ये भी नॉर्मल सल्फर नहीं है और नहीं ये नॉर्मल फास्फोरस है, यहां तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। और आप ये भी जानते हो बेटा कि अगर ये बैक्टीरियोफेज वायरस है बेटा, अगर ये बैक्टीरियोफेज वायरस है तो ये जो होती है बेटा ये प्रोटीन कोट होती है, ये प्रोटीन की कोट होती है बेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड। हाँ बहुत बढ़िया लक्ष्य शर्मा, बहुत बढ़िया बेटे, कैप्सिड बोलते हैं। और ये किसका बना होता है बेटा, अमीनो एसिड्स का बना होगा प्रोटीन है तो, और इसमें फास्फोरस पाई जाएगी, इसमें फास्फोरस सॉरी इसमें सल्फर पाई जाएगी, फास्फोरस नहीं पाया जाता। कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिसमें कि सल्फर होती है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड बायोमोलिक्यूल्स में आपने पढ़ा है, ठीक है, इसमें सल्फर होगा, लेकिन समझ रहे हो। अब जो डीएनए इसमें होगा बेटा यहाँ पे, इसमें जो डीएनए होगा, डीएनए में क्या होता है, डीएनए इज मेड बाय पेंटोज शुगर, फास्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजनस बेसेस। तो फास्फोरिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड में बेटा कंटेन क्या होगा, फास्फोरस, तो इसमें फास्फोरस पाई जाएगी, इसमें सल्फर पाया जाएगा, इसमें सल्फर नहीं होगा, इसमें फास्फोरस नहीं होगा। ये तो मैं बता दिया आपको, ये है बैक्टीरियोफेज, वायरस है ये, यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को। अब इन्होंने दोनों ने क्या किया था बेटा, ऐसे एनकेस ने क्या किया कि मैं कैस्पोनियर अमीनो एसिड के होते हैं, बिल्कुल बात है, बिल्कुल सही बात है, मतलब ये प्रोटीन कोड बाहर बाहर है बेटा, तो ये अमीनो एसिड की ही बनी है ना, ये कहने का मतलब, और इसमें सल्फर होती है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया बेटा कि दो अलग अलग पेट्री डिश में बैक्टीरिया लिया ई कोलाई, इसको मैं मिटा देता हूं, कॉपी कर लिया हो तो ठीक, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बाद में नोट कर लेना। और जो लास्ट क्लास फ्राइडे का जो वीडियो है बेटा वो आज अपलोड हो जाएगी, और आज वाली वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। और एक चीज और मैं बता दूं, मैं चाहता हूं फ्राइडे और थर्सडे और फ्राइडे को भी ये क्लास कंटिन्यू रखूं मैं, बॉटनी की ही। एग्री हो आप लोग कि फ्राइडे और सैटरडे को भी ये क्लास हो, सब लोग लिखो, नहीं तो कोई ऑब्जेक्शन करेगा बीच में क्यों लगा दिया क्लास आपने। चलो तो एवरी फ्राइडे ठीक है बेटा, क्योंकि हमारी देखो रीजन क्या है, रीजन मैं बता रहा हूं आपको क्या है, ये चैप्टर है बहुत बड़ा, समझ रहे हो, आपको देखने में छोटा सा लग रहा होगा बेटा, और मैं कोई चीज स्किप नहीं करना चाहता, ये चैप्टर बहुत बड़ा है। इन दोनों लोगों ने क्या किया कि दो पेप्टिक डिश लिया, मतलब शीशे का छोटा सा ये प्लेट है, इसको पेप्टिक डिश हम बोल रहे हैं, है ना, ऐसा लिया, और इन दोनों में बेटा
क्या किया कि ई कोलाई ले लिया, ई कोलाई बैक्टीरिया, दोनों में बेटा बैक्टीरिया कौन सा है, ई कोलाई, सीरिसिया कोलाई बैक्टीरिया लिया, ठीक। और इसमें न्यूट्रिएंट मीडियम डाला, न्यूट्रिएंट मीडियम डाला, लेकिन इस तरह से बेटा कि कल्चर मीडियम में कि इसमें जो प्रोटीन डाला था, अमीनो एसिड्स डाले इन्होंने, इनमें इसमें जो अमीनो एसिड डाला, मतलब दोनों में न्यूट्रिएंट क्या डाला जाएगा, दोनों में न्यूट्रिएंट क्या डाला जाएगा बेटा, प्रोटीन डालेंगे, प्रोटीन के फॉर्म में, मतलब अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स दोनों में डालेंगे, इसमें भी और इसमें भी। और न्यूक्लियोटाइड्स की सिंथेसिस के लिए बेटा पेंटोज शुगर, फास्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजनस बेसिस डालेंगे, ठीक है ना। तो सल्फर का सोर्स जो है बेटा, सल्फर का मतलब अमीनो एसिड का, हम यहाँ उसको हम ग्रीन से दिखा रहे हैं, ग्रीन से दिखा रहे हैं कि यहाँ पे SO4 डाला, सल्फर का सोर्स SO4 फॉर सल्फर, और ये जो S है बेटा वो P32 है, ये भी आपको याद रखना है, ये डाला। और बाकी न्यूट्रिएंट मीडियम तो डाला ही डाला दोनों में। और इसमें क्या कर दिया बेटा इन्होंने कि फास्फोरस के सोर्स के लिए बेटा PO4 इसमें डाला। तो ये जो PO4 था वो नॉर्मल नहीं था, अरे ये P32 लिख दिया मैंने, यहाँ पे P32 है और यहाँ पे S35 है, S35 मतलब आइसोटोप है। बाकी यहाँ पर सल्फर क्या थी, SO4 नॉर्मल था, और यहाँ पे PO4 नॉर्मल था बेटा, यहाँ पे PO4 नॉर्मल था, ठीक। और दोनों को इन्होंने क्या किया, बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्ट करा दिया, बैक्टीरियोफेज से बेटा इन्फेक्शन करा दिया दोनों बैक्टीरिया को, ठीक, दोनों बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करा दिया बेटा। तो अब इसका बेटा और इसका दोनों का रिजल्ट देखते हैं क्या होगा, दोनों का रिजल्ट देखते हैं क्या होगा। ये सल्फर है जो अमीनो एसिड में पाई जाएगी, मतलब इससे जो भी बैक्टीरिया डेवलप होंगे बेटा, इसमें जो भी बैक्टीरिया डेवलप होंगे उनके प्रोटीन में क्या होगी, ये कैप्सिड है ना, कैप्सिड में क्या होगा बेटा, सल्फर होगी, मतलब सल्फर क्या होगी 35 S35, जो रेडियो एक्टिविटी शो करेगी, जो रेडियो एक्टिविटी शो कर सकती है, ठीक है। और इसके अंदर नॉर्मल डीएनए था, और इसके अंदर नॉर्मल डीएनए, ठीक, ऐसा हुआ। लेकिन हम बता रहे हैं ना कि ऐसा था, उनको नहीं पता था, उन्होंने सिर्फ दो मीडियम में डेवलप किए, एक मीडियम में रखा बेटा SO4 रेडियो एक्टिव, दूसरे मीडियम में रखा PO4 रेडियो एक्टिव का, P फास्फोरस को रेडियो एक्टिव रखा, सिंपल सी बात है। अब इसमें जो बेटा डेवलप हुआ, इसमें जो डेवलप हुआ वायरस, उसका कैप्सिड तो नॉर्मल होगा, ये कैप्सिड तो नॉर्मल होगी, ठीक है, लेकिन इसका जो डीएनए डेवलप हुआ बेटा, ये डीएनए में जो फास्फोरस है वो कौन सी थी, होगी P32, P32 ऐसा, ठीक है। खूब देर तक कराया है, मतलब ये कल्चर मीडियम में कल नंबर ऑफ बैक्टीरियोफेज को इंक्रीज किया इन्होंने ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ
इन्फेक्शन टू इन इशरिशिया कोलाई बैक्टीरिया। क्या यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यहाँ तक क्लियर है तो लिखो, तो फिर आगे मैं बढ़ूं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है, किसी को डाउट है तो लिखो। क्लियर है? ठीक है, फिर ठीक क्लियर है बेटा, ठीक है ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके चलो ठीक है। चाहो तो स्टेटमेंट यहाँ पे लिख सकते हो बेटा, चाहो तो यहाँ पे स्टेटमेंट आप लिख सकते हो कि और यहाँ पे इसमें ऑल बैक्टीरियोफेज हैव P32 phosphorus in their genetic material। यहाँ पे स्टेटमेंट लिखो, all the bacteriophage have P32 radioactive phosphorus in their genetic material। यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हो, all bacteriophage have X35 sulfur in their capsid oblique protein coat। ये स्टेटमेंट लिख दोगे तो आगे मतलब समझना चाहोगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। अब इसको मैं मिटाता हूं। अब ये बैक्टीरिया ले लिया इन्होंने, चलो अब इधर हम लिख दे रहे हैं बेटा S32 S35, तो किधर भी लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे भी लिख सकते हैं S35 रेडियो एक्टिव वाले वायरस को इधर से इंफेक्शन करवाएंगे और P32 रेडियो एक्टिव वाले से इधर करा देंगे। मैंने एक ही कलर यूज कर लिया, कोई बात नहीं, आप सेपरेट कर लेंगे। अब स्टेप्स जो है, पहला क्या किया उन्होंने, नंबर 1 इंफेक्शन, नंबर 1 इंफेक्शन, इसमें भी और इसमें भी। इंफेक्शन का मतलब है बेटा कि इन्होंने फिर से नया दूसरा बहुत सारे नॉर्मल इशरिशिया कोलाई ई कोलाई बैक्टीरिया उन्होंने लिया। ये कौन सा बैक्टीरिया है बेटा? ई कोलाई। इसमें इधर भी ये बैक्टीरिया लिया उन्होंने ई कोलाई। स्टेप जरा ध्यान से, हाँ। अब दोनों को उन्होंने बेटा इंफेक्शन करा दिया। एक को मैं कलर चेंज कर देता हूं ना, ताकि पता चल जाए। इसको मैं चेंज कर देता हूं फास्फोरस। ये है P32 रेडियो एक्टिव। जो पहले लिया था उसी तरह से लिखते हैं S35 रेडियो एक्टिव और इधर P32 रेडियो एक्टिव। ठीक है। अब इस बैक्टीरिया को देखो, मैंने ग्रीन कलर से दिखा दिया। इधर इंफेक्शन कराया और इसका डीएनए ये है, और इधर मैंने वही कलर यूज किया ताकि आपको क्या हो, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है ना। इन्फेक्शन हो गया दोनों का स्टेप। इन्फेक्शन मतलब समझ रहे हो, है ना। Bacteriophage viruses attack on bacteria E. coli and transfer their genetic material मतलब ये अपना जेनेटिक मटेरियल इधर को ट्रांसफर कर देगा और ये अपना जेनेटिक मटेरियल इसमें ट्रांसफर कर दिया। ठीक है। सेकेंड स्टेप देखो, सेकेंड स्टेप इसमें भी
और इसमें भी उन्होंने यूज किया, दोनों लोगों ने ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग को हम शेकिंग भी बोल सकते हैं, शेकिंग, या उसको मिक्सचर को मिलाना, है ना, या सेपरेट करना, ऐसे ऐसे इक्वली उसको मिला के और सेपरेट करना। सेपरेटेड एक्चुअल में जब शेक करेंगे इसको तो ये सेपरेट हो जाएगा। किसको सेपरेट करना? प्रोटीन कोट फ्रॉम बैक्टीरिया। सेपरेट प्रोटीन कोट फ्रॉम बैक्टीरिया। और इसके लिए बेटा लगभग 10,000 आरपीएम मतलब रोटेशन पर सेकेंड की रिक्वायरमेंट होती है। इससे ऊपर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो सेंट्रीफ्यूगेशन हो जाएगा, आप जानते हो। तो इन्होंने क्या किया बेटा कि जैसे ये बैक्टीरिया है, इधर ये बैक्टीरिया है, इसमें ये जेनेटिक मटेरियल अंदर आ चुका है और इसमें जेनेटिक मटेरियल इसका अंदर आ चुका है, देखो। अब क्या किया, एक्चुअल में ब्लेंडिंग मीन्स होता क्या है, इस बैक्टीरियोफेज वायरस को की प्रोटीन कोड को फ्रॉम बैक्टीरिया सेपरेट कर देना। यहां भी देखो ये सेपरेट हो गया, ये सेपरेट हो गया, देख रहे हो। तो ब्लेंडिंग मीन्स क्या हो गया बेटा, इसमें भी वही वही चीज लिखोगे आप लोग, ब्लेंडिंग और शेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको याद रखना, और सेपरेशन। और करते कैसे हैं ये? सेंट्रीफ्यूगेशन वाली मशीन ही होती है बेटा, लेकिन रोटेशन जो है 10,000 रखते हैं, 10,000 रोटेशन पर सेकेंड रखते हैं। इससे ऊपर बढ़ाएंगे तो सेंट्रीफ्यूज हो जाएगा, मतलब सेल रप्चर हो जाएगी। समझ रहे हो? यहां तक समझ में आया तो मैं आगे बढ़ू। यहां तक देखो, प्रोटीन के कोड को बैक्टीरिया से सेपरेट करने के प्रोसेस को ब्लेंडिंग बोलते हैं। मैंने लिखा है सेपरेट प्रोटीन कोड फ्रॉम बैक्टीरिया। समझ में आ गया? ठीक है। अब क्या किया बेटा, सर बैक्टीरियोफेज क्या सेक्रीट करता है सेल वॉल हटाने के लिए? सेल वॉल देखो, सेल वॉल हटाने के लिए बैक्टीरियोफेज जो है, वैसे तो बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो एक्ट करते हैं उसके ऊपर, बट उसका जो टेल फाइबर होता है बेटा, टेल फाइबर से वो पेनिट्रेट कर देता है, क्योंकि वो एंजाइम जो तभी बना सकता है जब उसका डीएनए अंदर जाएगा। डीएनए अंदर जाएगा बेटा तभी वो काम कर सकता है। बाकी डीएनए को ट्रांसफर करना है सबसे पहले, तो सेल वॉल को में होल बनाने के लिए बेटा वो टेल फाइबर्स का यूज करता है। कई जगह आप लोगों ने पढ़ा होगा वो लाइसोजाइम का यूज करता है, बट उसके पास एंजाइम है कहां? किसी किसी के पास जैसा देखा गया है कि एंजाइमेटिक एक्शन होता है, मतलब शायद इसके पास लाइसोजाइम होता है, जिससे कि हाँ हाँ लाइसोजाइम बिल्कुल बेटा, मैं बता तो रहा हूँ। कहीं कहीं आपने पढ़ा होगा कि लाइसोजाइम जो है वो यूज करके और अंदर पेनिट्रेट कर देता है। अगर ऑप्शन में लाइसोजाइम है तो उसको आप टिक कर सकते हो, टिक कर सकते हो, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। चलो इधर देखो, अब थर्ड स्टेप क्या है बेटा? थर्ड स्टेप है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन इसमें भी और इसमें भी, सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन जानते हो, 10,000 रोटेशन पर सेकंड से ज्यादा किया उन्होंने, बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ा दी। और आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन बेटा, और आप जानते हो कि सेंट्रीफ्यूगेशन कहां पर होता है? टेस्ट ट्यूब में ही होगा, टेस्ट ट्यूब में ही होता है बेटा। ऐसे ये टेस्ट ट्यूब है, इधर भी मैंने टेस्ट ट्यूब बना दिया, देखो ये ऐसे टेस्ट ट्यूब बना दिया। तो टेस्ट ट्यूब में सेंट्रीफ्यूगेशन जो हम करते हैं बेटा, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से, है ना। किसके अकॉर्डिंग? डेंसिटी ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग। डेंसिटी ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग बेटा
सारे मॉलिक्यूल्स आप एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। और इसमें ऐसा देखा जाता है बेटा कि जो ऊपर मिलता है हमें यहाँ पर इस जगह, इसको हम बोलते हैं बेटा सुपरनेटेंट। क्या बोलते हैं? सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट इसमें भी ये जो ऊपर मिलता है बेटा उसको हम बोलते हैं सुपरनेटेंट। ये है सुपरनेटेंट, याद रखना, ठीक। और जो नीचे मिलता है उसको हम बोलते हैं बेटा, अलग अलग हो चुका है ना, वायरस की प्रोटीन कोड जो है बेटा बैक्टीरिया से सेपरेट हो चुकी है, तो प्रोटीन अलग आता है। थर्ड रिपीट करता हूं, रिपीट बेटा आपने देखो, थर्ड स्टेप में हमने इस सभी को लेके पूरा का पूरा कल्चर मीडियम में लेके हमने सेंट्रीफ्यूज कर दिया स्पीड से। यहाँ तो थोड़ा स्पीड कम रखा हमने तो वो सेपरेट हो गया, फिर हमने स्पीड बढ़ा दिया, सेंट्रीफ्यूगेशन की तरफ गए बेटा। तो सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद क्लियर नहीं आ रहा है? सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद क्लियर है? सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद देखो बेटा, ये जो ऊपर आता है, ऊपर आता है मतलब जिसकी डेंसिटी होगी कम वो तो ऊपर ही आएगा ना। हम लोग राइबोसोम के टॉपिक वाले उसमें सेल वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं ये कि डेंसिटी ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग सेंट्रीफ्यूगेशन में बेटा मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से। तो ये जो ऊपर मिलेगा हमें उसको सुपरनेटेंट बोलेंगे, और जो नीचे मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? पैलेट। जो नीचे मिलेगा बेटा, जो नीचे मिलेगा उसको हम बोलते हैं पैलेट। यहां पे लिख देता हूं पैलेट। और ये क्या है? पैलेट। ऊपर जो मिला सुपरनेटेंट, नीचे जो मिला वो पैलेट। अब सुपरनेटेंट और पैलेट में डिफरेंस क्या है बेटा? ठीक है, पहली बात कि सुपरनेटेंट की डेंसिटी ज्यादा है या कम? डेंसिटी ज्यादा है या कम? कम है। मैंने नीचे को एरो लगाया है, डेंसिटी इसकी क्या होगी बेटा? कम होगी, लिखते चलो, डेंसिटी कम होगी। और ये है क्या चीज? प्रोटीन कोट है या डीएनए? बताना जरा, सुपरनेटेंट में प्रोटीन होगा या डीएनए? लक्ष्य शर्मा ने लिखा है डीएनए होगा। सुपरनेटेंट में अपना अपना लिखो, सुपरनेटेंट में बेटा डीएनए होगा या प्रोटीन? लक्ष्य शर्मा प्रोटीन। प्रोटीन बिल्कुल सही बात है, प्रोटीन बिल्कुल सही बात है। इसमें होता है बेटा प्रोटीन कोट, ठीक है बेटा। कल्चर में क्या? कल्चर में तो बेटा सारे चीज लिए हैं हमने। इसमें होगा बेटा प्रोटीन कोट, प्रोटीन कोट। और भी किसका प्रोटीन कोट? वायरल प्रोटीन, वायरल प्रोटीन। समझ रहे हो? यहां भी वही लिखता हूं मैं, देखो वही चीज यहां भी रिपीट कर रहा हूं मैं। ये होगा बेटा प्रोटीन कोट। और कौन सी प्रोटीन? वायरल प्रोटीन, वायरल प्रोटीन, ठीक। ये तो क्लियर हो गया। और पैलेट में क्या लिखूं? पैलेट में आप लोग लिखते चलो मेरे साथ साथ। पैलेट में बेटा, पैलेट में मैं लिखूं पहला पहला लाइन क्या लिखूं मैं? पहले तो हमें ये लिखना चाहिए बेटा कि ये सेटल डाउन हो जाता है, क्योंकि नीचे वाला जो पोर्शन है वही है पैलेट, ऊपर वाला नहीं है। जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वही पैलेट है। सेटल डाउन, सेटल डाउन, नीचे बैठ गया। डेंसिटी ज्यादा है इसकी, बिल्कुल डेंसिटी ज्यादा है, पायलट से सुपरनेटेंडेंट से डेंसिटी इसकी ज्यादा है।
और इसमें होगा क्या, बैक्टीरियल डीएनए, बैक्टीरियल डीएनए होगा, या बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए है, बैक्टीरियल डीएनए कहने का मतलब ये है कि बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए है बेटा वही होगा। वही चीज पहले में मैं इधर लिखूंगा, ये भी क्या हो गया, सेटल डाउन, सेटल डाउन, हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी, जगह नहीं है इसलिए मैं छोटे छोटे लिख रहा हूं, यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है इसकी, और ये है क्या जी बेटा, बैक्टीरियल डीएनए, बैक्टीरियल डीएनए। यहां तक क्लियर है, तभी मैं आगे बढ़ूं, नहीं तो आगे बढ़ के कोई लिख देगा नहीं समझ में आया फिर गड़बड़ हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया सबको, सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए कितना आरपीएस होता है बेटा, 50,000, 1 लाख भी हो सकता है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा होता है, 10,000 से जितना भी बढ़ा दोगे 20,000 कर दोगे वो भी सेंट्रीफ्यूगेशन ही है। बहुत ज्यादा कर देंगे तो उसमें के जो राइबोसोम्स है वो अलग होने लगे, मतलब अलग अलग है सारे ऑर्गेनेल्स, मॉलिक्यूल्स अलग अलग होने लगेंगे, ठीक है, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है ना आपको, स्टेप क्लियर होना चाहिए बस, स्टेप सारा क्लियर है, ठीक है, ओके। ये अब मैं इतना ही मिटा रहा हूं क्योंकि इससे रिलेटेड चीजें लिखनी है अभी हमें, तो आप लोग नीचे का कॉपी कर लो, ये जो नीचे मैंने लिखा है इसको कॉपी करना है सबको, जैसे जैसे लिखा है मैंने सारा कुछ कॉपी करो, ठीक है ना। अब इसमें हम लिख रहे हैं बेटा, इस वाले कॉलम में, इफ we check radio activity, if we check radio activity, ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटी बनती है बेटा, सुपर नेटेंट इसमें का रेडियो एक्टिव होगा या पैलेट, सुपर नेटेंट, सुपर नेटेंट इज रेडियो एक्टिव और नॉट रेडियो एक्टिव, ठीक है, सुपर नेटेंट इज रेडियो एक्टिव एंड पैलेट is not radio active। इसका कंक्लूजन क्या निकला बेटा, ये क्या है, ये सुपर नेटेंट क्या था बेटा, ये तो प्रोटीन था, और पैलेट में क्या था, डीएनए था, ठीक है, तो इसका कंक्लूजन क्या निकला बेटा, इट मींस दोस which enters within bacterial cell is strictly DNA। कैसे, क्योंकि बेटा रेडियो एक्टिविटी तो शो कर रहा है सुपर नेटेंट में, और ये है प्रोटीन, तो जो अंदर गया है, और ये रेडियो एक्टिव था, और डीएनए तो रेडियो एक्टिव था नहीं, मतलब जो बैक्टीरिया से अंदर गया है वो डीएनए ही गया है, क्योंकि बैक्टीरिया में, सॉरी वायरस में या तो प्रोटीन है या तो डीएनए है, तो जो इंटर कर गया बेटा वो बैक्टीरिया में दिखेगा, पायलट में दिखेगा, ठीक बात है ना। तो यहाँ पे कंक्लूजन हम लिखते हैं बेटा क्या, दोस which enters within बैक्टीरिया, और ई कोलाई आप लिख सकते हो, ई कोलाई इज क्या होगा, दैट इज डीएनए, वो स्ट्रिक्टली डीएनए ही था जो बैक्टीरिया के अंदर गया, ठीक है। अब इसमें भी वही काम कर लेते हैं बेटा, इफ वी चेक रेडियो एक्टिविटी, तो इसमें भी दो पॉसिबिलिटी बनेगी बेटा,
सुपरनेटेंट इस सुपरनेटेंट में रेडियो एक्टिविटी शो नहीं करता है। इसमें सुपरनेटेंट रेडियो एक्टिविटी नहीं शो करता बेटा। सुपरनेटेंट इज नॉट रेडियो एक्टिव। और इसको देखते हैं तो इसमें रेडियो एक्टिविटी शो करता है। पायलट में इसके हम देखते हैं बेटा, तो ये इसका पायलट रेडियो एक्टिविटी शो करता है। पायलट शोज रेडियो एक्टिविटी। पायलट शोज रेडियो एक्टिविटी। अब जानते हैं हम कि ये प्रोटीन है और ये क्या है, डीएनए है। इट मीन्स व्हाट? स्ट्रिक्टली दोज which enters within the bacterial cell or E. coli, that is DNA। इसका भी मतलब तो वही निकला, क्योंकि यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी शो करने का क्या मतलब है, यही तो अंदर आया था, प्रोटीन तो बाहर निकल गई थी, डीएनए ही अंदर आया था, मतलब डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। दोज यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर भी यहाँ पे लिख देते हैं बेटा, दोज which enters in E. coli, that is DNA। तो इसका कंक्लूजन ओवरऑल दोनों एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या निकला? डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। समझ रहे हो? यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक सबको क्लियर है तो कॉपी करो अभी अभी, अगर छूटा हो किसी को तो। और बाकी लोग नहीं लिख पा रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, बहुत अच्छा भाई, डन, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अर्पण वर्मा, ठीक है। अब कभी कभी क्वेश्चन बड़ा अजीबो करीब पूछ देते हैं लोग। इतना लंबा चौड़ा एक्सपेरिमेंट जो हमने अभी किया है, सेग्रीगेशन वगैरह किया है, इसकी जरूरत भी नहीं। कैसे? बिना इसको किए भी उन लोगों ने चेक किया था। आपसे चेक की बात कर रहा हूं, किसी और की नहीं। इन दोनों लोगों ने एक काम और किया था बेटा, और if we check radio activity after infection, if we check radioactivity after infection, the viral DNA, the viral, यहाँ वायरल किसके लिए हम यूज कर रहे हैं बेटा? बैक्टीरियोफेज के लिए ना, बैक्टीरियोफेज के लिए। द वायरल डीएनए shows रेडियो एक्टिविटी। मतलब जैसे ही इन्फेक्शन हुआ बेटा, हमने क्या देखा, उसके बाद हमने चेक किया तो बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिविटी शो करने लगा। मतलब कि वो मॉलिक्यूल जो बैक्टीरिया से बैक्टीरियोफेज से जो बैक्टीरिया में एंटर किया है बेटा, वो क्या है? डीएनए ही है, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा है। बड़े आसानी से निकल गया ना, इस डीएनए है ना, बैक्टीरियोफेज डीएनए शोज रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा यहाँ पर? डीएनए, सो डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक बात है, ये तो हमने प्रूफ कर दिया है आज। ये तो हम लोगों ने प्रूफ कर लिया बेटा। सभी लोग प्रूफ कर लोगे यार, जितने भी एक्सपेरिमेंट है। चलो तो बोलो, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट कौन सा था और किसने किया था? रिवाइज कर लो थोड़ा सा। पहला एक्सपेरिमेंट किसने किया था? बोलो, जो हम लोगों ने पढ़ा है, लिखो लिखो। ग्रिफिथ ने किया था बेटा, बहुत बढ़िया। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन, कन्फर्मेशन टेस्ट,
किसने किया था? 3 लोग थे, बताना, नाम लिखो। वो कौन से 3 लोग थे? एवेरी, हाँ, मैकलिया, मैक मैक हाँ, मैककार्टी एंड मैकलियोड, ये 3 लोग थे, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट हमने कौन पढ़ा था अभी? हर्षे एंड चेज, मैककार्टी, बिल्कुल सही बात है बेटा, कोई नहीं, वो तो चलो छोटी बात है। तो इस तरह से बेटा अब हम लोगों ने देख लिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। अब प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, बहुत अच्छा भाई। अब बहुत स्लो चल रहा हूं मैं बेटा, फिजिकल क्लास होती तो बहुत तेज चलते हैं अभी तो, और समझ में भी आता है ना, यहाँ पे बहुत स्लो चलना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, जितना पढ़ा जाए उतना समझ में पूरी तरह आ जाए, ताकि रिपीट ना करना पड़े बाद में। और प्रॉपर नोट्स बना के रखना बेटा, जैसे ही ओपन होता है स्कूल हम चेक करेंगे, है ना, सबका चेक होगा। अब हेडिंग दो बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब हेडिंग देना है आपको, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? नंबर 1 लिखिए, इट शुड बी एबल टू, इट शुड बी एबल टू generate its replica, it should be able to generate replica, it should be able to generate replica, in bracket आप लिख सकते हो replication, replication, ठीक है। इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, मतलब वो अपने आप को मल्टीप्लाई कर सके, ऐसा उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए। डीएनए में, मतलब जेनेटिक मटेरियल में ऐसी कैपेसिटी होनी चाहिए बेटा कि वो खुद को जस्ट डबल कर सके, ठीक है ना, इसको हम रेप्लिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट शुड बी, it should chemically and structurally be stable, it should chemically and structurally, it should chemically and structurally be stable, be stable, ठीक है। मतलब क्या? स्टेबिलिटी, इन ब्रैकेट स्टेबिलिटी होनी चाहिए उसमें, है ना, स्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी मॉलिक्यूल उसके साथ रिएक्ट करके दूसरा कोई प्रोडक्ट बना लो, ऐसा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, थर्ड, थर्ड लिखिए, 2 तो हो गया बेटा, थर्ड लिखो, नंबर देते जाओ। इट शुड प्रोवाइड, इट शुड प्रोवाइड, एक मिनट रुकना, हाँ लिखो, इट शुड प्रोवाइड द स्कोप, it should provide the scope for slow changes, for slow changes, in bracket mutation, in bracket mutation, that required for evolution, that required for evolution, ठीक है। मतलब थर्ड पॉइंट को देखें अगर, तो क्या होना चाहिए उसमें? स्लो
म्यूटेशन जो वेरिएशन कॉज कर सके या इवोल्यूशन को जो प्रमोट करे, लेकिन स्लो म्यूटेशन। हाँ, ऐसा नहीं कि फटाफट म्यूटेशन होता चला जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए 4, it should be able to express itself, it should be able to express itself, it should be able to express itself in the form of Mendelian characters, in the form of Mendelian characters, in the form of, it should be able to express itself in the form of Mendelian characters. Mendelian characters का मतलब यहाँ पे है बेटा 4 कि phenotypic expression, 4th one is phenotypic expressions। तो बेटा ये 4 पॉइंट आपको जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी में बिल्कुल याद रखना चाहिए। ये चारों पॉइंट आपको अच्छी तरह से याद रखना चाहिए। रेप्लिकेशन, स्टेबिलिटी, स्लो म्यूटेशन एंड फेनोटाइपिक एक्सप्रेशन, 4 प्रॉपर्टी है जेनेटिक मटेरियल की जो सभी बच्चों को याद रखनी चाहिए। अब लिखो, आप क्वेश्चन लिखो एक बार कि आप जेनेटिक मटेरियल का मतलब कि डीएनए ही नहीं, आरएनए भी तो है, आरएनए भी तो जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो लिखिए why DNA is more stable as preferred to why DNA is more stable, why DNA is more stable as preferred as genetic material than RNA। इसका जवाब आप लोग दो। इससे पहले आप लोग ये बताओ कि फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल डीएनए है था या आरएनए? आपको लिखना है, जल्दी बताओ। फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल डीएनए, डबल हेलिक्स ज्यादा स्टेबल है। हाँ, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। बहुत अच्छा भाई, आरएनए। ठीक है, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल आरएनए है बेटा। इसके एविडेंस में कि फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल इज आरएनए कौन बताएगा? मैं अनम्यूट करूंगा, वो बताए हमें। ठीक है, मैंने अनम्यूट किया है, कोई भी बताए, लक्ष्य बताए या कोई भी। रुक जाओ, मैं अनम्यूट करूं। चलो कोई भी बताए, कौन बोलेगा? बोलो। बोलो बेटा, कौन बताएगा? लक्ष्य बोल रहे हो क्या? अर्पण, परीक्षित, आशुतोष, गौतम बोलो। गौतम कहाँ गया? वो गौतम आया नहीं का? क्या नाम है उसका? ईशांत, आशुतोष, निशांत, लक्ष्य, अभिजीत, मान। गौतम बोलो जरा। गौतम बोल बेटा। आरएनए जेनेटिक फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है, ऐसा क्यों? सर उसका स्ट्रक्चर सिंपलर है सर। सिंपलर है, जैसे क्या सिंपल है उसमें? सर उसका डीएनए का सर डबल हेलिक्स है सर, उसका सिंपल एक ही है सर। ये सर राइबोस आरएनए में। और कोई बोले? उसका एंजाइम होता है सर रेप्लिकेट करने के लिए सर। रेप्लिकेट करने के लिए
RNA करो। RNA can also act as enzymes of निशांत ने एक बात बहुत बढ़िया बताई भाई, सिंगल स्टैंडर्ड एंड इजीली अफेक्टेड बाय एंजाइम्स। बेटा देखो वो तो स्टेबिलिटी की बात हो गई ना, वो फर्टिलाइज करेगा। देखो बेटा एक तो बात है, किसी ने बताया, निशांत ने शायद बताया था कि एंजाइम है, एंजाइमेटिक एक्शन है उसका, समझ रहे हो। दूसरी बात क्या है, आप सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं अनम्यूट कर देता हूं पहले। चलो देखो, वो जो आपने प्लस वन में पढ़ा है ना, उसी के बेसिस पे हम सारी बात बताएंगे। अभी हमारे पास टाइम कम है, हम एक डिफरेंस बता रहे हैं, एक वो ज्यादा है डीएनए से, ज्यादा का और कम का मतलब नहीं है बेटा। देखो पहली बात कि दोनों के स्ट्रक्चर में बेटा पेंटोज शुगर होता है, दोनों में पेंटोज शुगर होता है, और पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर बनाए अगर हम, तो बेटा ये है पेंटोज शुगर, है ना। यहाँ पे फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन, यहाँ पे CH2OH लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, OH, यहाँ पे H। देखो ये है पेंटोज शुगर। सेकेंड कार्बन पे बेटा अगर RNA है, यहाँ पे RNA है तो OH होगा, और डीएनए का अगर शुगर है तो वो डीऑक्सी है, राइबोज। ये राइबोज शुगर मैंने बनाया है, राइबोज शुगर बनाया है। राइबोज शुगर में OH होगा थर्ड कार्बन, सेकेंड कार्बन पे कंप्लीट। तो इसका फार्मूला क्या है, C5H10O5, मतलब ये क्या है, राइबोज शुगर है बेटा, राइबोज शुगर है, ठीक है। अब अगर एक H ऑक्सीजन हटा दे यहां से तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा C5H10O4। तो ये कौन सा शुगर है, डीऑक्सी राइबोज शुगर है। आप लोग बायोमोलिक्यूल्स में मोनोसैकेराइड्स पढ़े हो, ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज पढ़े हो आप लोग, ठीक है। ये बताओ मोनोसैकेराइड्स के क्लासिफिकेशन के रूल्स को फॉलो कौन कर रहा है, राइबोज या डीऑक्सीराइबोज? मोनोसैकेराइड्स के कार्बोहाइड्रेट में राइबोज, बिल्कुल सही बात है, राइबोज फॉलो कर रहा है बेटा, रिबोज, राइबोज जो भी बोलो, ये उस रूल को फॉलो कर रहा है। इट मींस ये पहले आया था, ये पहले आया था बेटा, ये बाद में आया, और ये डीएनए में होता है और ये आरएनए में होता है। पहला और बहुत पावरफुल एविडेंस है बेटा, पहला और बहुत पावरफुल एविडेंस है कि आरएनए इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। इसके फेवर में बहुत बड़ा एविडेंस है ये राइबोज शुगर एविडेंस क्लासिफिकेशन के रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं फॉलो कर रहा है। ऑक्सीजन हट गई बाद में, ये ऑक्सीजन बाद में रिमूव हुई है, मतलब ये बाद में आया है, इसलिए कि डीएनए में पाया जाता है, तो डीएनए सेकेंड मतलब बाद में बना, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। बाकी का एविडेंस हम देखेंगे बेटा कि डीएनए क्यों हम प्रीफर करते हैं, या नेचर में क्यों डीएनए को ही प्रीफर किया एज ए जेनेटिक मटेरियल, ठीक है ना। उसके एविडेंस में हम लोग 3 4 5 जितने भी हो सकेगा एविडेंस देखेंगे, लेकिन वो कल देखेंगे, ठीक है ना।